जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां महान मौर्य साम्राज्य पूरी तरह बिखर चुका है। पूरा देश छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बंट गया है और सीमाओं पर विदेशी हमलावरों का खतरा लगातार बना हुआ है। मतलब चारों तरफ एक राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल है। ठीक इसी उथल-पुथल भरे दौर से एक ऐसी शक्ति का उदय होता है जिसने न सिर्फ भारत को फिर से एक मजबूत धागे में पिरोया, बल्कि कला, विज्ञान और साहित्य को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि बड़े-बड़े इतिहासकार इस युग को भारत का स्वर्ण युग या द गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहने पर मजबूर हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुप्त राजवंश की। आज के इस सफर में हम इसी शानदार युग की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस वंश ने भारतीय इतिहास पर अपनी एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। तो इस दिलचस्प कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम अपनी पूरी चर्चा को 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुप्त वंश की नींव आखिर पड़ी कैसे और उस समय के हालात क्या थे। फिर हम मिलेंगे इस वंश के उन महान सम्राटों से जिन्होंने अपने दम पर साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाया। इसके बाद हम सीधे चलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के उस दौर में जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर हम उस जमाने की अद्भुत कला और साहित्य की दुनिया में गोता लगाएंगे, समाज और अर्थव्यवस्था की बनावट को समझेंगे और आखिर में हम उन कारणों को भी जानेंगे जिनकी वजह से इतने बड़े और महान साम्राज्य का पतन हो गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद करीब 500 सालों तक भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उत्तर में जो कुषाण थे उनका असर भी कम हो रहा था और दक्षिण में सातवाहनों का साम्राज्य भी अब कमजोर पड़ चुका था। देश शक और पहलव जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों से लगातार जूझ रहा था। बस इसी बिखराव और अनिश्चितता के माहौल में गंगा के मैदानी इलाकों में एक नई शक्ति धीरे धीरे अपना आकार ले रही थी। ये गुप्तों का उदय था, जो आने वाली कई सदियों के लिए भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास के इस सुनहरे दौर के बारे में हमें ये सब पता कैसे चलता है। तो देखिए, इसकी जानकारी हमें कई जगहों से मिलती है। उस जमाने के साहित्य जैसे कि पुराण और महाकवि कालिदास की रचनाएं हमें उस समय के समाज और संस्कृति की एक झलक देती हैं। विशाखदत्त का मशहूर नाटक मुद्रा राक्षस हमें राजनीतिक दांव पेचों के बारे में बताता है। वहीं पत्थरों पर खुदे हुए लेख जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की जीतों और उनकी उपलब्धियों का सीधा सीधा सबूत देते हैं। और तो और फाइहान जैसे चीनी यात्री जिन्होंने उस दौर में भारत की यात्रा की, उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उसे अपनी किताबों में लिख दिया, जिससे हमें उस समय के आम जीवन और प्रशासन की एक अनबायस तस्वीर देखने को मिलती है। इस महान वंश की कहानी शुरू होती है श्री गुप्त से। इन्हें ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने करीब 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने महाराज की उपाधि अपनाई थी, जो उस समय अक्सर बड़े राजाओं के अंडर में काम करने वाले सामंत या छोटे इलाकाई शासक इस्तेमाल करते थे। इसी से इतिहासकार यह अंदाजा लगाते हैं कि श्री गुप्त शायद उस वक्त के शक्तिशाली कुषाणों के अधीन एक सामंत रहे होंगे। और जैसे ही कुषाणों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, उन्होंने सही मौके का फायदा उठाया, अपनी आजादी का ऐलान किया और एक नए वंश की नींव रख दी। श्री गुप्त के बाद उनके बेटे घटोत्कच ने सत्ता संभाली। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ही महाराज की उपाधि का इस्तेमाल जारी रखा। हालांकि उनके शासनकाल के बारे में हमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन यह साफ है कि उन्होंने अपने पिता के बनाए राज्य को संभाले रखा और उसे और मजबूत किया। आप यूं समझिए कि ये आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति का दौर था, जिसने उस नींव को और पक्का किया, जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। और अब हम गुप्त इतिहास के उस चैप्टर में कदम रख रहे हैं जहां मंच पर उन महान सम्राटों की एंट्री होती है जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, अपनी कूटनीति और अपनी तलवार के दम पर एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। ये वो शासक थे जो गुप्त साम्राज्य की पहचान बन गए। घटोत्कच के बाद सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त प्रथम। जहां श्रीगुप्त और घटोत्कच महाराज की उपाधि से ही संतुष्ट रहे, वहीं चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वंश को एक बिल्कुल नई और ऊंची पहचान दी। उन्होंने न सिर्फ राज्य को बढ़ाया, बल्कि उसे एक शाही गौरव भी दिया। और इसी वजह से भले ही वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की हो, कई इतिहासकार चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर मानते हैं, क्योंकि सही मायने में यहीं से गुप्तों की शक्ति का असली उदय शुरू हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों के बहुत दूरगामी परिणाम हुए।
सबसे पहले उन्होंने महाराज की जगह महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये इस बात का खुला ऐलान था कि अब गुप्त किसी के अधीन नहीं है, बल्कि वो खुद एक संप्रभु शक्ति हैं। उनका दूसरा बड़ा कदम था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करना। लिच्छवी उस समय एक बहुत ही ताकतवर और सम्मानित गणराज्य था। इस शादी ने गुप्तों की राजनीतिक प्रतिष्ठा और ताकत दोनों को कई गुना बढ़ा दिया, और अपनी इसी बढ़ती हुई शक्ति को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने राज्यारोहण के मौके पर 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत नाम से एक नए कैलेंडर की शुरुआत की, जो आने वाली कई सदियों तक इस्तेमाल होता रहा। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के बेटे हुए समुद्रगुप्त, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में वीरता और विजय का दूसरा नाम है। उन्हें अपने पिता से एक मजबूत राज्य तो मिला था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं ज्यादा थीं। उनकी बस एक ही नीति थी, दिग्विजय, यानी सारी दिशाओं को जीतना और गुप्त साम्राज्य का झंडा पूरे भारत में फैलाना। उनके सैन्य सफलताओं का पैमाना इतना बड़ा और इतना प्रभावशाली था कि मशहूर इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उनकी तुलना यूरोप के महान विजेता नेपोलियन बोनापार्ट से कर डाली और उन्हें भारत का नेपोलियन कह दिया। जिस तरह नेपोलियन ने अपनी जबरदस्त रणनीतियों से पूरे यूरोप को हैरान कर दिया था, ठीक उसी तरह समुद्रगुप्त ने अपनी अजेय सेना के साथ पूरे भारत में विजय अभियान चलाए और गुप्त साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन समुद्रगुप्त की महानता सिर्फ उनकी ताकत में नहीं, बल्कि उनकी जबरदस्त रणनीतिक समझ में भी थी। उन्होंने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर सीधे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, क्योंकि इन पर डायरेक्ट कंट्रोल रखना आसान था। लेकिन जब बात दक्षिण भारत यानी दक्षिणापथ की आई, तो उन्होंने एक बहुत ही अलग और बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी अपनाई। उन्होंने वहां के 12 शासकों को युद्ध में हराया तो जरूर, लेकिन उनकी दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने उन राजाओं के राज्य उन्हें वापस लौटा दिए। शर्त बस इतनी सी थी कि वे समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करेंगे और नियमित रूप से टैक्स चुकाएंगे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इतनी दूर से दक्षिण पर सीधा शासन करना मुश्किल होगा। उनकी इन सभी जीतों और नीतियों का एक जीता जागता ब्यौरा हमें उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो आज भी इलाहाबाद के किले में एक स्तंभ पर मौजूद है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि समुद्रगुप्त सिर्फ एक कठोर योद्धा और विजेता ही थे। एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे में कला के लिए सम्मान भी था। वो खुद एक बहुत अच्छे कवि और संगीतकार थे। इसका सबसे खूबसूरत सबूत हैं उनके चलाए हुए सोने के सिक्के, जिनमें से कुछ पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर एक ऐसे सम्राट की है जो युद्ध के मैदान में जितना सहज था, उतना ही संगीत की धुनों में भी खो जाता था। समुद्रगुप्त जैसे महान शासक के बाद कुछ समय के लिए उनके बेटे रामगुप्त ने गद्दी संभाली। हालांकि इतिहास उन्हें एक कमजोर और कायर शासक के तौर पर ही याद करता है। कुछ साहित्यिक स्रोतों के अनुसार उनके शासनकाल में शकों ने हमला किया और उन्होंने एक बहुत ही अपमानजनक शर्त मान ली, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को शक राजा को सौंपना था। ये गुप्त वंश के सम्मान पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। इसी संकट और अपमान के दौर में रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय एक हीरो की तरह उभरे। उन्होंने न सिर्फ शकों को हराकर गुप्त वंश के सम्मान को बचाया, बल्कि रामगुप्त को गद्दी से हटाकर खुद सिंहासन पर बैठे। और बस यहीं से शुरू होता है गुप्त साम्राज्य का वो दौर जिसे इतिहास स्वर्ण युग के नाम से जानता है। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने न सिर्फ अपनी ताकत के शिखर को छुआ, बल्कि समृद्धि, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसी ऊंचाइयों को हासिल किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। शकों पर अपनी इस शानदार और निर्णायक जीत के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की महान उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का मतलब है पराक्रम का सूर्य। ये उपाधि सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री का सिंबल नहीं थी, बल्कि ये उस अपमान का बदला थी जो रामगुप्त के समय शकों ने किया था। ये गुप्त वंश के गौरव की पुनर्स्थापना का ऐलान था। विक्रमादित्य की उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी और प्रभावशाली है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सदियों से जमे हुए शक शासकों को जड़ से उखाड़ फेंका। इस जीत से न सिर्फ साम्राज्य का विस्तार हुआ, बल्कि गुजरात और मालवा के अमीर बंदरगाह भी गुप्तों के कंट्रोल में आ गए, जिससे रोम और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के नए रास्ते खुल गए और साम्राज्य में धन की जैसे बारिश होने लगी। इसी व्यापार को आसान बनाने के लिए वो पहले गुप्त शासक बने जिन्होंने बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्के चलाए।
उनकी जीतों का एक और हैरान कर देने वाला सबूत दिल्ली के मेहरौली में खड़ा लौह स्तंभ है। सोचिए, 1600 साल से भी ज्यादा समय से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर जरा भी जंग नहीं लगा है। ये न सिर्फ उनकी बंगाल विजय की कहानी कहता है, बल्कि उस काल की एडवांस्ड मेटल टेक्नोलॉजी का भी एक जीता जागता सबूत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की एक और बड़ी घटना है मशहूर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान की भारत यात्रा। वो बौद्ध धर्म ग्रंथों की तलाश में यहाँ आए थे और उन्होंने कई सालों तक गुप्त साम्राज्य में घूम घूम कर यात्रा की। अपनी ट्रैवल डायरी में उन्होंने इस साम्राज्य की बहुत तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है, टैक्स बहुत कम है और लोग बहुत सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। उनका लिखा हुआ विवरण हमें एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से उस स्वर्ण युग की एक निष्पक्ष और कीमती तस्वीर देता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि वो विद्वानों के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। कहा जाता है कि उनका दरबार नवरत्नों से सजा हुआ था, यानी अपने अपने फील्ड के 9 सबसे बेहतरीन विद्वान। जरा सोचिए, एक ही राजा के दरबार में महाकवि कालिदास जैसे साहित्यकार, धन्वंतरी जैसे आयुर्वेद के महान डॉक्टर, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री जो ग्रहों और नक्षत्रों के राज सुलझाते थे, और अमर सिंह जैसे कोशकार जिन्होंने संस्कृत की मशहूर डिक्शनरी अमरकोश लिखी। ये सब एक साथ मौजूद थे। ये उस युग की बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए अब हम गुप्त काल के उस पहलू पर चलते हैं जिसने इसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो है इसकी बेजोड़ कला, साहित्य और विज्ञान। ये वो दौर था जब भारत की रचनात्मक ऊर्जा अपने चरम पर थी और ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण हुआ जो आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करती हैं। साहित्य के लिए और खासकर संस्कृत साहित्य के लिए तो ये काल सचमुच में एक स्वर्ण युग था। इसी दौर में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे अमर नाटक और काव्य लिखे। इसी काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, जिसकी नैतिक कहानियां आज दुनिया की लगभग हर भाषा में पढ़ी और सुनी जाती हैं। विशाखदत्त ने अपने जासूसी नाटक मुद्रा राक्षस में चाणक्य की कूटनीति को फिर से जिंदा कर दिया। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय नृत्य, संगीत और नाटक का आधार ग्रंथ बन गया। मतलब ये साहित्य की एक ऐसी गंगा थी जो इस युग में बही। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी इस युग ने एक नई दिशा दी। इसी काल में पहली बार स्थायी रूप से पत्थर और ईंटों के मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई, और यहीं से मंदिर बनाने की नागर शैली का विकास हुआ, जिसकी पहचान ऊंचे शिखर होते हैं। इस शैली के कुछ बेहतरीन उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो अपनी खूबसूरत मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और कानपुर के पास भीतरगांव का मंदिर, जो उस समय की पक्की ईंटों से बनी वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस स्वर्ण युग में आम लोगों का जीवन आखिर था कैसा, समाज की बनावट कैसी थी और अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी हुई थी। अब अगर हम सामाजिक बनावट की बात करें तो गुप्तकालीन समाज पारंपरिक वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो 4 वर्णों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, जिनका काम पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक अनुष्ठान करना था। दूसरे नंबर पर थे क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा वर्ग थे और जिनका कर्तव्य रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर थे वैश्य, जो व्यापार, वाणिज्य और खेती का काम करते थे और एक तरह से अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। और चौथे स्थान पर थे शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना था। हालांकि ये व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, लेकिन इस काल में ये और ज्यादा कठोर होती चली गई। लेकिन ये एक बहुत जरूरी बात है कि जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, उसमें सब कुछ सुनहरा नहीं था। इसी दौर में कुछ सामाजिक बुराइयों ने भी अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं। समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और बाल विवाह की प्रथा को भी बढ़ावा मिला। इसी काल में हमें सती प्रथा का पहला लिखित सबूत भी मिलता है। मध्य प्रदेश के एरण में मिले एक स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त नाम के एक सेनापति की मौत के बाद उनकी पत्नी आग में सती हो गई थी। ये इस बात का सबूत है कि महान सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ साथ समाज में कुछ नकारात्मक चीजें भी पनप रही थीं। गुप्त साम्राज्य की विशाल अर्थव्यवस्था की नींव खेतीबाड़ी पर टिकी थी। गंगा का उपजाऊ मैदान अनाज का कटोरा था और चावल, गेहूं और जौ यहाँ की मुख्य फसलें थीं। राज्य की कमाई का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जरिया था जमीन से मिलने वाला टैक्स, जिसे भाग कहा जाता था। ये आमतौर पर कुल उपज का 6ठा हिस्सा होता था, जिसे एक ठीक ठाक टैक्स माना जाता था।
राज्य सिंचाई की सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देता था ताकि खेती का उत्पादन बढ़े और साम्राज्य का खजाना हमेशा भरा रहे। गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि का एक और बड़ा सबूत है उनके जारी किए गए सोने के सिक्के। इन सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ये सिक्के न सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत थे, बल्कि इनका बड़ी संख्या में मिलना ये दिखाता है कि साम्राज्य में व्यापार बहुत उन्नत था और राज्य के पास बेहिसाब धन दौलत थी। हालांकि जमीन का टैक्स कमाई का मुख्य जरिया था, लेकिन राज्य कई और तरह के टैक्स भी वसूलता था। इनमें से एक था विष्टि, जो एक तरह की बेगारी या जबरन मजदूरी थी, जिसमें लोगों से बिना कोई पैसा दिए काम कराया जाता था। इसके अलावा उद्रंग और हलदंड जैसे टैक्स भी थे, जो शायद किसानों पर लगाए जाते थे। इस तरह के कई टैक्सों के जरिए राज्य अपनी प्रशासनिक और सैन्य जरूरतों के लिए पैसा जुटाता था। हर महान साम्राज्य की तरह गुप्त साम्राज्य का भी अंत हुआ। अब हम उन कारणों और उन शासकों पर नजर डालेंगे जिनके समय में इस शक्तिशाली साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम ने एक लंबे और शांतिपूर्ण शासनकाल का नेतृत्व किया। उनके समय में साम्राज्य में स्थिरता बनी रही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और आज तक याद की जाने वाली देन थी नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि ये ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बना जिसकी रोशनी में ज्ञान पाने के लिए चीन, तिब्बत, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र और विद्वान भारत आते थे। कुमारगुप्त के शासनकाल के आखिरी दिनों में साम्राज्य की शांति पर ग्रहण लगने लगा। मध्य एशिया की एक बहुत ही खूंखार और बर्बर जनजाति हूणों ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। कुमारगुप्त के बाद उनके योग्य बेटे स्कंदगुप्त ने सिंहासन संभाला और उनके कंधों पर इस भयानक संकट से साम्राज्य को बचाने की भारी जिम्मेदारी आ गई। स्कंदगुप्त ने बहुत ही ज्यादा वीरता और साहस दिखाते हुए हूणों को बुरी तरह हराया और उन्हें भारत से खदेड़ दिया। उन्होंने सही मायनों में साम्राज्य के रक्षक की भूमिका निभाई। हालांकि स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा तो दिया, लेकिन इस लगातार चले संघर्ष ने साम्राज्य की नींव को अंदर से खोखला कर दिया था। राजकीय खजाना खाली होने लगा और सेना की ताकत भी कमजोर पड़ गई। स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आए वे उतने योग्य और शक्तिशाली नहीं थे। वे हूणों के बार बार होते हमलों को रोक नहीं पाए। धीरे धीरे प्रांतों के गवर्नर आजाद होने लगे और साम्राज्य बिखरने लगा। भानुगुप्त जैसे शासकों के समय तक ये महान साम्राज्य बस एक छोटे से राज्य में सिमट कर रह गया था और आखिरकार विष्णुगुप्त के साथ इस महान राजवंश का सूरज भी अस्त हो गया। तो अंत में गुप्त काल ने हमें विरासत में क्या दिया? ये सिर्फ एक राजनीतिक साम्राज्य नहीं था, ये भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था जिसने आने वाली सदियों के लिए नए मानक स्थापित किए। ये शक्तिशाली सम्राटों और राजनीतिक एकता का काल था। ये साहित्य, कला, गणित और विज्ञान में असाधारण उपलब्धियों का युग था, जहां कालिदास ने लिखा, आर्यभट्ट ने शून्य का ज्ञान दिया और अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ। संस्कृत भाषा का गौरव और दीनार कहे जाने वाले सोने के सिक्के इस महान युग की एक स्थायी पहचान बन गए। लेकिन जाते जाते एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा युग जिसे हम उसकी महान सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कलात्मक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण युग कहते हैं, आखिर उसी दौर में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां क्यों पनप रही थीं? ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। ये हमें किसी भी युग का मूल्यांकन करते समय उसकी जटिलताओं को समझने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम गुप्त उत्तरकाल और उसके बाद के ऐतिहासिक विकास को विस्तार से समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।